गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिट्रस कैंकर डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ नींबू वर्गीय सभी पौधों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी ये डिजीज़ कौन कौन से क्षेत्रों में लगता है। उसके बाद बात करेंगे हम उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी किस के कारण ये डिजीज़ हमारी फसल में लगता है। उसके बाद बात करेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म की सिस्टमिक पोजीशन क्या है और फेवरेबल कंडीशन क्या है हमारी फसल में फैलने के लिए। उसके बाद बात करेंगे कि ये डिजीज़ यदि फैला हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या है, हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि हमारे पौधों में सिट्रस कैंकर डिजीज़ लगा हुआ है, और यदि हमारी फसल में लगा हुआ है तो हम इस डिजीज़ का किस प्रकार से कंट्रोल या मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें कि हमारी फसल में ये सिट्रस कैंकर डिजीज़ ना लगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यदि विश्व में बात करें तो ये सभी सिट्रस ग्रोइंग रीजन में देखने को मिलता है। जहाँ पर भी सिट्रस उगाया जाता है उन सभी क्षेत्रों में ये डिजीज़ देखने को मिलता है। इंडिया में बात करें तो सभी स्टेट में ये डिजीज़ देखने को मिलता है, लेकिन मेजर ग्रोइंग स्टेट जो भी हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटका। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को ये डिजीज़ आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि सिट्रस कैंकर डिजीज़ ये सबसे पहले अमेरिका में एपिडेमिक के रूप में आया था। ये सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ है, जो नींबू वर्गीय पौधों में लगता है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी इसके स्पोर जो होते हैं, जो भी इसका बैक्टीरिया है ऑर्गेनिज्म में, वो एयर से ट्रांसफ़र होता है एक पौधे से दूसरे पौधे पर। उसके बाद बात करते हैं कि ये लॉस क्या करता है और इम्पैक्ट क्या डालता है हमारी फसल पर। तो ये सभी सिट्रस फैमिली के पौधों पर देखने को मिलता है, और ये हमारे जो फ्रूट्स की क्वालिटी है उसको बिल्कुल डैमेज कर देता है, और फ्रूट फट जाता है, और फट जाने के बाद में ये हमारे उसके जो भी प्राइस होता है नींबू का, उस पर भी ये इफ़ेक्ट डालता है। ये डिजीज़ पूरे साल लगता है, लेकिन रेनी सीजन में ये ज़्यादा देखने को आपको अपनी पौधों में मिलेगा। अब बात करते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी सिट्रस कैंकर डिजीज़ ये बैक्टीरिया के कारण लगता है, और बैक्टीरिया है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जेंथोमोनास एजोनोपोडिस सिट्राई। इसको हम जेंथोमोनास सिट्राई के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हमारी फसल में लगता है। ये जो इफेक्टिव नींबू है ये सिट्रस कैंकर की वजह से इफेक्टेड है, जिसके माइक्रोस्कोपी का पिक्चर देखेंगे तो इस प्रकार के स्पोर का माइक्रोस्कोप में पिक्चर दिखाई देगी आपको। ये जो इसके स्पोर होते हैं वो कैंकर लेशन में सरवाइव करते हैं, यानी ब्रांच और ट्विंग्स पे जहाँ भी कैंकर लेशंस आपको दिखाई देंगे, क्षतिग्रस्त स्पोर्स दिखाई देंगे, वहाँ पर ये जो जेंथोमोनास सिट्राई है ये वहाँ पर अपने को सरवाइव कर लेता है। सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें तो डोमेन इसका बैक्टीरिया है, फाइलम इसका सीडोमोनाडोटा, और क्लास इसकी है गामा प्रोटी बैक्टीरिया, और ऑर्डर इसको जेंथोनोडेल्स, और फैमिली इसकी जेंथोनोसी और जीनस जेंथोमोनास, और स्पेसीज इसकी सिट्राई, यानी और इसका जो बायोनिमल नेम हुआ वो हुआ जेंथोमोनास सिट्राई के नाम से हम इसको जानते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो इसके जो पैथोजन होते हैं वो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो पैथोजन है वो एंटर करता है स्टोमेटा और बाउंड से एंटर करता है। ये मिड लैमेला को डिसॉल्व कर देता है, यानी उसको नष्ट कर देता है, और ये कॉर्टेक्स में स्टेबलिश अपने को कर लेता है, जिससे ये तेज़ी से हमारे पौधों पर फैलता है। ये सिट्रस लीफ माइनर की वजह से ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, यानी जो सिट्रस लीफ माइनर जो पेस्ट है इसका, यानी इंसेक्ट है सिट्रस का, उसकी वजह से ये तेज़ी से हमारे पौधों पर फैलता है। हाई ह्यूमिडिटी होगी तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो फैलने के लिए। और उसके बाद यदि टेम्परेचर 20 से 30 के बीच में सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हमारी फसल में ये तेज़ी से स्प्रेड होगा।
अब बात करते हैं कि डिजीज सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके लक्षण क्या क्या हैं जिनसे हम पहचान करके ये पता लगाएं कि हमारी फसल में सिट्रस कैंकर नाम का डिजीज़ लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लोअर साइड पर और बाद में दोनों साइड पर आपको सिम्टम्स येलो इस प्रकार के जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, इस प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। पहले जो सिम्टम्स होंगे वो लोअर लीव्स पर, निचली पत्तियों पर दिखाई देंगे और बाद में दोनों तरफ की पत्तियों पर दिखाई देंगे। इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाया गया है कि अपर साइड पर और लोअर साइड पर, दोनों साइड पर ही ये सिम्टम्स देखने को आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स आप देखेंगे कि जिस प्रकार से लोहे में जंग लग जाती है, उस प्रकार के सिम्टम्स आपको येलो स्पॉट्स दिखाई देंगे। जो भी स्पॉट्स होंगे लीफ पर प्राइमरी स्टेज में, वो छोटे होंगे, राउंड और वाटरी एंड ट्रांसलूसेंट येलो ब्राउन स्पॉट्स आपको पत्ती की दोनों साइड पर दिखाई देंगे। जो भी फ्रूट में क्षति होती है वो एक रफ और क्रॉक टाइप का जो है आपको अपने फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। इन पिक्चरों में आप क्लियर देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिख रहा है कि जैसे इस नींव पर जंग लग गया है, यानी लोहे का नींव है और उस पर जंग लग गया है। इस प्रकार का सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। मेनली जो फ्रूट की जो स्किन होती है वो इससे ज़्यादा इफेक्टेड होती है इस डिजीज़ से, तो जो भी हमारी मार्केट वैल्यू है वो भी घट जाती है। डिफोलिएशन, यानी यदि ये डिजीज़ लगा हुआ है, यदि जब ज़्यादा मात्रा में ये डिजीज़ लगता है तो हमारे जो पौधे की पत्तियां हैं वो भी झड़ने लगती हैं। और आप फ्रूट को यदि मार्केट में ले जाएंगे तो उसकी स्किन ब्रेकिंग की वजह से उसका प्राइस मार्केट में ठीक से नहीं मिल पाएगा। यानी ये एक नींबू वर्गीय पौधों में एक खतरनाक रोग हम कह सकते हैं। इसका जो डिजीज़ का अटैक होता है वो पूरे पौधे पर अटैक होता है, यानी लीव्स पे भी, ट्विंग्स पे भी, पेटियोल्स पे भी, ब्रांच पे भी। फ्रूट तो आप बाद में देखेंगे सड़ जैसा जाता है, जैसे सड़ गया हो फ्रूट तो ऐसा फटने लगते हैं, तो कोई भी बाज़ार में इन फ्रूट्स को हमारे को नहीं खरीदेगा। अब बात करते हैं कि यदि ये डिजीज़ हमारी फसल में लगा हुआ है तो हम किस प्रकार से मैनेज करें या किस प्रकार से कंट्रोल करें। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम शुरू से ही हम इनिशियल स्टेज से हम प्रिवेंट करें और ऐसे स्टेप उठाएं ताकि हमारी फसल में ये रोग लगे ही ना, ताकि हमारा जो हानि होती है वो हानि ना हो। तो सबसे पहले यदि प्लांट आप लगाते हैं या कलम लगाते हैं तो ये ध्यान रहे कि स्टॉक जो भी है नर्सरी में वो डिजीज़ फ्री स्टॉक हमारे होने चाहिए। यदि डिजीज़ हमारी स्टॉक में लगा हुआ है तो कंपलसरी है कि वो हमारा प्लांट में भी डिजीज़ ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहला हमें यही देखें कि नर्सरी में जो भी स्टॉक्स हम यूज करते हैं वो डिजीज़ फ्री होने चाहिए। उसके बाद यदि ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है या आपको संभावना है कि ये डिजीज़ लग सकता है तो प्लांटिंग से पहले जो भी हमारा बॉडीएक्स मिक्सचर होता है उसका अनुपात 5:5:50 के 1% घोल आप मिला करके अपनी जो भी सॉइल है उसको टेक कर देंगे और प्लांटिंग से पहले अपने पौधे पे भी स्प्रे कर देंगे। उसके बाद यदि आप का बाग कई साल का हो गया है तो प्रूनिंग करते समय या प्रूनिंग के बाद या प्रूनिंग से पहले अब मानसून सीजन में एक स्प्रे बॉडी मिक्सचर की, यानी 1% बॉडी मिक्सचर की स्प्रे आप अपनी फसल में कर देंगे प्रूनिंग के बाद। तो उससे क्या होगा कि आपकी फसल में सिट्रस कैंकर डिजीज़ नहीं लगेगा। उसके बाद बात करें कि जो भी फर्टिलाइज़र्स आप देते हैं अपनी फसल के लिए, जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यदि यूज करते हैं तो ये डिजीज़ का अटैक हमारी फसल में होने की संभावना होती है। और ये ध्यान रखें कि नीम केक यानी नीम की जो खली होती है उसका प्रयोग करें, क्योंकि यदि नीम की फली का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में जो भी डिजीज़ या इंसेक्ट्स हमारी फसल में नहीं लगेंगे। बेसिकली कैंकर डिजीज़ तो आपकी
सिट्रस कैंकर डिजीज तो आपकी फसल में नहीं लगेगा, तब आप नीम केक यूज करेंगे। और जो लीफ माइनर इंसेक्ट है वो भी आपकी फसल में नहीं लगेगा। उसके बाद बात करें कि जो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है यानी 500 ppm का हम 15 दिन के अंतराल पर यदि स्प्रे करते रहेंगे, जब भी फ्रूट हमारा लगने को होता है या फ्लावरिंग होती है, तो हमारी फसल में ये डिजीज़ देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा कारगर ये है कि जो भी सिट्रस कैंकर डिजीज़ के रेसिस्टेंट वैरायटी हैं उनको हम ग्रो करें, ताकि हमारी फसल में ऐसा कोई डिजीज़ ना लगे और जो भी हमारा हानि होती है सिट्रस कैंकर डिजीज़ की वजह से वो हानि ना हो। तो इस प्रकार से आप सिट्रस कैंकर डिजीज़ को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।